इसके बाद जितने भी प्रॉब्लम्स हो गए रिटायरमेंट के और डेथ टॉपिक के, उसमें बहुत जगह जेएलपी आने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इंस्टीट्यूट के तो जेएलपी के प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे पास और उसके अलावा जेएलपी के अलग से प्रॉब्लम है। सो आई टेक दैट प्रॉब्लम फर्स्ट और फिर ये बचे हुए लेते हैं। जेएलपी इज व्हाट? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी? कि पार्टनरशिप फर्म है और उसमें एक पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रहा है, उस समय कोई भी चलते बिजनेस में से किसी को भी पैसे निकाल के देना पॉसिबल नहीं होता है। और निकाल के देंगे तो बिजनेस का कैश ठप हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, बिजनेस डूब भी सकता है। तो वो रिस्क अवॉइड करने के लिए कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस क्या करता है, सारे पार्टनर की एक पॉलिसी निकाल लेते हैं कॉमन, और वो पॉलिसी का पैसा बिजनेस ही देता है। और पॉलिसी को लेकर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तीन चीजें। एक तो उसका प्रीमियम, दूसरा उसका सरेंडर वैल्यू, और तीसरा होता है बेटा उसका पॉलिसी वैल्यू। अब ये तीनों का मीनिंग क्या है? जो आप ईयरली उसका हफ्ता भरोगे, चार्जेस भरोगे, दैट इज जेएलपी प्रीमियम, इट्स ऑब्वियसली एक्सपेंसेस। और सरेंडर वैल्यू क्या होती है कि आप जैसे जैसे पैसा भरते जाते हो, साल 2 साल 3 साल बाद आपका पैसा इंश्योरेंस कंपनी उनके चार्जेस कट करके आपके नाम से रख देती है। तो अगर समझो आपने पॉलिसी 10 साल की ली, लेकिन आपकी पार्टनरशिप में एक जन रिटायर हो गया, पार्टनरशिप के को वैल्यू वो जेएलपी सरेंडर करनी होती है, तो आपने 10 साल की जगह 3 साल में ही सरेंडर कर दिया, तो 3 साल बाद आपको उसके कितने रुपए मिलेंगे, उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। 4 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। 1 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। और पॉलिसी वैल्यू इज नॉट सरेंडर वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू क्या है? इनमें से कोई भी टपक गया या आपका मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद जो लमसम मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पॉलिसी वैल्यू। समझो एक एग्जांपल देता हूं कि 10 लाख की जेएलपी है, आप प्रीमियम भर रहे हो हर साल 50,000, 20 साल बाद पॉलिसी मैच्योर होने वाली है, राइट? और पॉलिसी की वैल्यू 10 लाख है, तो अभी आप जो 50,000 भर रहे हो, आपने अगर 3 साल तक 1.5 लाख भरे और 3 साल बाद एक आधा पार्टनर रिटायर हो गया, तो आपको उस 1.5 लाख में से कुछ तो रुपया मिलेगा, 60-70 हजार रुपया। सो दैट 70,000 इज सरेंडर वैल्यू। वो 70,000 क्या है बेटा? सरेंडर वैल्यू। लेकिन समझो 3 साल बाद कोई टपक गया आप में से, पार्टनर में से, तो आपको 70,000 नहीं मिलेगा, पूरा 10 लाख मिलेगा, तो वो पॉलिसी वैल्यू है। तो डेथ होती है तो पूरा रुपया मिलता है, रिटायर होता है तो उस दिन की सरेंडर वैल्यू जो होती है वो मिलती है। और आपके प्रॉब्लम में हर साल की सरेंडर वैल्यू देते हैं। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? अब ये जो जेएलपी है, इसके ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 3 प्रकार के हैं। एक नॉर्मल वाला बहुत इजी है, जब उसको एक्सपेंसेस पकड़ो यानी खर्चा हुआ, तो वो तो पहली एंट्री तो सब जगह कॉमन है। व्हाट इज इट? जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रीमियम दे दिया। अब इसको अगर खर्चा पकड़ा तो पीएनएल के डेबिट में लिख दो, राइट? और जब उसका पैसा आएगा तीनों में बांट दो। कौन तीनों में? तीनों पार्टनर्स में, क्योंकि वो उनके प्रॉफिट से खर्चा गया था तो वो तीनों को मिलता है, जेएलपी का रुपया अकेले को नहीं मिलेगा। नाम क्या है पॉलिसी का? तो पैसा भी कितने को मिलेगा? तीनों को मिलेगा। ठीक है, तो ये पहली मेथड है। दूसरी मेथड है उसको एसेट पकड़ो, तीसरी मेथड है उसका रिजर्व भी बनाओ और एसेट भी पकड़ो। तो ये तीनों मेथड से आज हमको अभी प्रॉब्लम एंट्री सब कुछ करना है। आज का पूरा लेक्चर बेटा जेएलपी डेडिकेटेड है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट के प्रॉब्लम भी लेंगे, एडिशनल प्रॉब्लम भी लेंगे, क्योंकि जेएलपी अगर समझा तो इसके बाद का पूरे दोनों लेक्चर समझने वाले हैं आपको। सो दैट जेएलपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो एक 2 ही मिनट। आज के कॉलेज को छुट्टी है? नहीं सर, वो बुक दो। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर अनलिमिटेड मिलेगा।
चलो, एक एक टेबल लिख के दे रहा हूं, वो लिख लो बेटा। राइट जेएलपी एडजस्टमेंट। राइट जेएलपी एडजस्टमेंट। यहाँ पे लिखो बेटा, 4 कॉलम बनाना है। ट्रांजैक्शन, मेथड 1, एक पेज लग जाएगा। मेथड 2, मेथड 3। मेथड कोई भी हो, जब भी आप प्रीमियम भरोगे वो एंट्री सब में सेम होती है। अच्छा, मेथड का नाम क्या है? मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 का? ये तो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 का नाम क्या है? देखो, ये पहले मेथड को बोलते हैं कि प्रीमियम इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं मेथड को? प्रीमियम इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंसेस। दूसरे मेथड को बोलते हैं बेटा, प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एसेट। प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एसेट। और तीसरी होती है क्रिएटिंग रिजर्व, जेएलपी रिजर्व। जेएलपी का रिजर्व बनाया तो बोलो। अरे बाप रे। ओके, थैंक यू बेटा। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चलो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हेलो, हेलो। चलो, तुम लोग जा रहे हो ना? हाँ, ठीक। चलो, अभी आगे देखिए। पहला एंट्री, फर्स्ट, प्रीमियम हमको एक बार भरना पड़ेगा क्या हर साल भरना पड़ेगा? हर साल। प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एसेट एंड क्रिएटिंग जेएलपी रिजर्व। तो यहाँ पे लिखो प्रीमियम पेड एवरी ईयर। प्रीमियम पेड एवरी ईयर।
तो जैसे सैलरी पेड की तो एंट्री है सैलरी टू बैंक, तो प्रीमियम पेड किया तो प्रीमियम टू बैंक, लेकिन उसका लंबा चौड़ा नाम है, क्या नाम है? JLP मीन जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे भी ऐसे ही बेटा, JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे भी सेम। बोल दो इट मीन्स द फर्स्ट एंट्री रिमेन्स सेम इन ऑल द केसेस। अंडरस्टूड? लिखा बेटा? नाउ अब सेकंड एंट्री से पूरा ट्विस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम प्रॉपरली देखना है। देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम, ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रीमियम को खर्चा ही पकड़ते हैं हम लोग, खर्चा पकड़ते तो P&L के कहां पे जाएगा? डेबिट में। तो मैंने प्रीमियम अकाउंट डेबिट किया तो क्रेडिट हो जाएगा और P&L अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री होगी बेटा P&L अकाउंट डेबिट टू, ये देखो जो ऊपर डेबिट हुआ वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। JLP प्रीमियम अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम अकाउंट। ठीक है बेटा? अब आगे सुनिए, यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट है, प्लीज सब लोग ध्यान देंगे। आपको ये तो चीज समझी क्या कि जो इंश्योरेंस कंपनी आपको सरेंडर वैल्यू देने वाली है, वो सरेंडर वैल्यू आपने जितना प्रीमियम भरा उतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? कम रहेगी। ज्यादा देगी तो हर कोई पॉलिसी लेगा ना, गधे लोग। इंश्योरेंस कंपनी क्या मागती है? समाज सेवेसाठी है क्या? मैंने समझो 3 साल में मिलकर 1.5 लाख प्रीमियम दिया और मैं 3 साल बाद इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, जाने दो मेरी पॉलिसी सरेंडर करनी है, तो क्या मुझे 1.5 लाख से ज्यादा वापस करेंगे? 1.5 करेंगे, 1.5 से कम करेंगे? 1.5 से कम। ठीक है? तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाता है, सब लोग ध्यान दो, वो क्या है? तो यहाँ पे P&L अकाउंट डेबिट टू देखो JLP प्रीमियम अलग अकाउंट, JLP अकाउंट अलग, दोनों में फर्क है। टू JLP अकाउंट, अब यहां पे मैं लिख क्या रहा हूं देखो, ट्रांसफर, ट्रांसफर अमाउंट, यहां का अमाउंट क्या रहेगा देखो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रीमियम पेड लेस सरेंडर वैल्यू। बोल तो क्या बेटा, इस मेथड में P&L में कितना रुपया जाएगा? मैंने जो अभी एग्जांपल दिया उस हिसाब से समझो 1.5 लाख मैंने प्रीमियम भरा है, समझो 50,000 पहले साल का प्रीमियम भरा है 2 मिनट के लिए, और सरेंडर वैल्यू 10,000 है, तो सरेंडर वैल्यू जो है वो एसेट में रहेगी, और 40,000 कहां पे जाएगा? P&L, क्योंकि वो खर्चा हो गया। या मैंने 10,000 प्रीमियम भरा है और मेरी सरेंडर वैल्यू 0 है समझो, तो पूरा का पूरा P&L में जाएगा। पर 10,000 भरा, 3,000 सरेंडर वैल्यू है, तो P&L में कितना जाएगा? 7। समझ में आया? क्योंकि वो कंफर्म अपना पैसा खर्चा हो गया, राइट? और जो आने वाला है वो क्या हो गया? एसेट। जो आने वाला है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? एसेट, जो नेक्स्ट एंट्री में लिखूंगा मैं। अभी नेक्स्ट में लिखो यहां पे, अब देखो बेटा, जितना भी आपका प्रीमियम होता है इस मेथड में, थर्ड मेथड में, वो एक अकाउंट को भेज दिया जाता है, उसका नाम होता है JLP रिजर्व। और आप सबको पता है कि मैंने पार्टनरशिप का बेसिक बताते वक्त बोला था कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट का सारा डिस्ट्रीब्यूशन P&L अकाउंट में होता है या P&L एप्रोप्रिएशन में होता है? P&L एप्रोप्रिएशन में होता है। तो यहाँ की एंट्री लिखो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, ये रिजर्व क्रिएट हो जाएगा टू JLP रिजर्व। लेकिन लेकिन यहां पे एक
दिक्कत क्या है, यहाँ पे जो अमाउंट है आपका इज इक्वल टू एंटायर प्रीमियम, जितना भी प्रीमियम दे रहे हो वो P&L को जा ही नहीं रहा है, वो कहां पे जा रहा है, दैट इज रिजर्व को जा रहा है, प्रीमियम पेड। अच्छे से लिखो। अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड। डन। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला, एडजस्टमेंट टू ब्रिंग JLP टू सरेंडर वैल्यू। एडजस्टमेंट टू ब्रिंग JLP टू सरेंडर वैल्यू। अभी ये जो हेडिंग दी है ना, न इसके लिए है न इसके लिए है, सिर्फ इसके लिए। यहाँ पे तो आप ऑलरेडी प्रीमियम भेज चुके हो, ये वो एसेट बन चुका है। अब आपको उस सरेंडर वैल्यू को क्रिएट करना है, तो देखो उसकी एंट्री क्या होगी, लिखो यहाँ पे पहले इस पे यानी नाही येत आपल्याला, हा पण नाही येत आपल्याला, हाँ, तो इसकी एंट्री होगी बेटा JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट, ऊपर जो रिजर्व क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर दो टू JLP अकाउंट, टू JLP अकाउंट। यहां पे होता है वही, अमाउंट इज इक्वल टू प्रीमियम पेड माइनस सरेंडर वैल्यू, प्रीमियम पेड माइनस सरेंडर वैल्यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बेटा 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 बेटा, एक बहुत बड़ी गलती हुई मेरे हाथ से, एक ही सेकंड, यहाँ पे प्रीमियम वर्ड कट करो। तो ही वो जाएगा ना। ये देखो यहाँ पे JLP प्रीमियम नहीं बोलते, JLP बोलते, तो ही वो क्या बनेगा, एसेट। इसको खर्चा नहीं पकड़ रहा हूं मैं, क्या पकड़ रहा हूँ, एसेट। और उसके अगेंस्ट उसकी क्या तैयार कर रहा हूँ, लाइबिलिटी। और जब वो हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, जब पॉलिसी सरेंडर कर दोगे तो ये रिजर्व खत्म, क्रेडिट का क्या हो गया, डेबिट, और JLP भी खत्म, डेबिट का क्या हो गया, क्रेडिट। ऐसे मैं अगर इसको JLP प्रीमियम नहीं लिखता, सॉरी लिखा था, तो ये आता ही नहीं यहाँ पे, इसको सिर्फ JLP लिखना है। समझे मिस्टेक? चलो मिस्टेक भी अच्छी है, उससे लॉजिक क्लियर हुआ। आगे नेक्स्ट, नंबर 4, रिसीट ऑफ पॉलिसी अमाउंट, रिसीट ऑफ पॉलिसी अमाउंट, पैसा मिल गया, रिसीट ऑफ पॉलिसी अमाउंट। बच्चा पैसा किस केस में मिलता है बोलो, पैसा किस केस में मिलता है, या तो मैच्योर हो गई पॉलिसी, या डेथ हो गई, या कोई पार्टनर बीच में ही रिटायर हो गया। कोई पार्टनर डेथ हो गया पूरा पैसा मिलता है, मैच्योरिटी हो गई पूरा मिलता है, और बीच में से आपने सरेंडर कर दी रिटायरमेंट में, रिटायरमेंट में पूरे पैसे नहीं मिलते, बराबर है कि नहीं। आपने पॉलिसी 20 साल के लिए ली, बराबर है, रिटायर हो गया 3 साल बाद, तो आपको पैसा पूरा मिलेगा या 3 साल बाद का सरेंडर वैल्यू में, 3 साल बाद का सरेंडर वैल्यू मिलेगा। लेकिन समझो बेटा 3 साल बाद डेथ हो गई तो पूरा पैसा मिलेगा, समझ में आया आपको। और समझो बेटा 3 साल बाद
3 साल की ही पॉलिसी थी, तो फिर क्या मिलेगा? पॉलिसी अमाउंट, बराबर है ना? तो इसलिए क्या बोलते हैं? पॉलिसी अमाउंट और दैट इज सरेंडर वैल्यू विच एवर इज अर्लियर, राइट? तो सरेंडर वैल्यू कब मिलती है? बिफोर मैच्योरिटी। आफ्टर मैच्योरिटी तो आपको क्या मिलेगी? पूरी की पूरी पॉलिसी। और बीच में डेथ भी होगी तो पूरी की पूरी पॉलिसी। क्लियर है सबको? 10 लाख की पॉलिसी ली, 3 साल बाद सरेंडर वैल्यू 1.5 लाख था, कोई रिटायर हो गया तो कितना रुपया मिलेगा? ध्यान दो, आंसर दो बेटा, बात मत करो आपस में। 10 लाख की पॉलिसी थी, 3 साल बाद की सरेंडर वैल्यू 1.5 लाख थी, और 3 साल बाद कोई रिटायर हो गया, कितना मिलेगा? और 3 साल बाद किसी की डेथ हो गई तो पूरा 10 लाख। समझ में आया? और पॉलिसी की लाइफ ही 3 साल थी, तो फुल अमाउंट जो भी रहेगा। डन? बोल तो 10 लाख आपको है तो 10 साल में 10 लाख। और उस केस में सरेंडर वैल्यू भी बड़ी रहेगी, इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी बेवकूफ। तो लिखो, पैसा आया, ये समझा सबको? देखो मेरे ये सिखाने की मेथड देखो, रिसीट बोला तो पैसा आएगा कि नहीं बेटा? तो बैंक डेबिट बैंक डेबिट बैंक डेबिट, ये कॉमन रहेगा कि नहीं? ये तो समझ गया सबको? टू, यहां पे हम इसको बोलेंगे जेएलपी अकाउंट, यहां पे भी बोलेंगे जेएलपी अकाउंट। टू, पी एंड एल अकाउंट भी, पी एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन जेएलपी, और यहां पे टू जेएलपी अकाउंट। अब सर इसका मीनिंग क्या है देख लो। ये सेकंड केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां से आया, बराबर है कि नहीं? तो सेकंड केस में क्या हो रहा था बेटा? आपका जो भी डिफरेंस है वो आप उसी को काउंट कर रहे थे कि नहीं? ये वाले केस में यहाँ पे तो क्या कि ये जो डिफरेंस है, जेएलपी का अमाउंट उतना, एसेट में जितना जेएलपी बैठा है उतना। अभी ये कब होगा? जब डेथ होगी तब। डेथ होगा तब आपको प्रॉफिट होगा ना बेटा? आपने भरा ही 1.5 लाख है, मिले 10 लाख, तो 8.5 लाख प्रॉफिट हो गए, तो 8.5 लाख पी एंड एल को जाएगा। पर डेथ नहीं हुई तो ये पी एंड एल आएगा ही नहीं, खाली बैंक टू जेएलपी आएगा सेकंड केस में। लिख लो, बैंक डेबिट बैंक डेबिट बैंक डेबिट। क्यों कॉमन? पैसा आया पैसा आया पैसा आया। किसका है? जेएलपी का जेएलपी का जेएलपी का। तो टू जेएलपी टू जेएलपी टू जेएलपी, ये भी कॉमन है। खाली सेकंड केस में क्या है? पी एंड एल, क्योंकि हमको उसमें ये, लेकिन कब आएगा? जब डेथ होगी तब, अदरवाइज ये नहीं आएगा। ठीक है, चलो लास्ट, लास्ट ये लिख ली एंट्री, सेकंड लास्ट है, सॉरी, नंबर 5। और मैं ना ये पांचों सिखा के फिर एक एक वापस बताऊंगा आपको, कंफ्यूजन नहीं होने के लिए। एंट्री तो तीनों केस में बता दी, फिर वापस एक एक बताता हूं, तो इसलिए आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। एक्सेस वैल्यू रिसीव्ड ओवर सरेंडर वैल्यू। हाँ चालू। एक्सेस वैल्यू रिसीव्ड ओवर सरेंडर वैल्यू लिखा। यहाँ पे उसका कुछ काम नहीं, यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। यहाँ पे आपका समझो बेटा, जेल मैंने यहाँ पे एंट्री की है, ये कहाँ से आ रहे? नहीं नहीं, ये जेएलपी क्यों लिखा मैं? हाँ अभी लिखते लिखते रुक गया, सॉरी सॉरी। हाँ सुनो, यहाँ पे जो है ना, जो एक्सेस अमाउंट था प्रॉफिट ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? ये एसेट क्रेडिट हुआ बोलते हो, से फॉर एग्जाम्पल आपका जेएलपी था सरेंडर वैल्यू के उतना 1.5 लाख, और पॉलिसी बीच में मैच्योर हो गई, मर गया पार्टनर, मिले 10 लाख, तो ये क्रेडिट 10 होगा कि नहीं? तो बच्चा डेबिट हुआ था, क्रेडिट आपका जब ऊपर एकदम ऊपर में जब जेएलपी कर रहे थे आप, एकदम किधर वर्ती है, अच्छा एकदम वर्ती एंट्री, तो तब क्या किया? आपका प्रीमियम कम था, और अगर सरेंडर वैल्यू से ज्यादा कब मिलता है? डेथ हो गई, 10 लाख मिल गया, तो वो आपका क्या है बेटा? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है कि नहीं? और बाकी मेथड में वो प्रॉफिट कवर हो चुका है, इस मेथड में बाकी है। तो लिखो बैंक जेएलपी अकाउंट डेबिट, जेएलपी में जो ज्यादा पैसा है उसको क्लोज करना है मुझे। जेएलपी अकाउंट डेबिट
टू, वो कहाँ पे एडजस्ट होता है फिर से? जेएलपी रिजर्व, रिजर्व बढ़ाना पड़ता है, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व। अब आ गए लास्ट एंट्री। आपको मैंने क्या बोला, भले ही पॉलिसी अकेले के कारण पैसा मिल रहा है, रिटायर सारे पार्टनर होते हैं, एक होता है, एक होता है, लेकिन आपको पता है कि पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप इज जॉइंट एंड सेवरल, सबकी है। तो उस केस में वापस पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, इसलिए वो पॉलिसी आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो पॉलिसी बंद करके नहीं लेनी पड़ती है आपको। तो उस केस में जो भी इस पे प्रॉफिट हुआ, खर्चा सब मिलके दे रहे थे, तो आया हुआ पैसा भी सब बांटेंगे। बोल तो ऐसा नहीं होगा, एक पार्टनर मर गया, आपको पॉलिसी के 10 लाख मिले, तो पूरे के पूरे 10 लाख उसकी फैमिली को नहीं जाएंगे, क्योंकि पैसा तीनों भर रहे थे तो बटेगा भी तीनों में। ठीक है, सो लास्ट एंट्री लिखो नंबर 6, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे भी जेएलपी अकाउंट, सॉरी पी एंड एल में गया है ना पैसा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहाँ पे गया? पी एंड एल, प्रॉफिट ऑन जेएलपी अकाउंट डेबिट। यहाँ पे मैंने पी एंड एल शब्द यूज किया गया, यहाँ पे ये एक्चुअली प्रॉफिट है। हाँ, प्रॉफिट ऑन जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। इसमें खाली प्रॉफिट आप ऑलरेडी जेएलपी रिजर्व को दे चुके हो, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। अब है ना बेटा, पहला पार्ट एक्सप्लेन करता हूं सिर्फ, और उसका प्रॉब्लम लेता हूं, दूसरे का मिला तो दूसरा, तीसरे का मिला तीसरा, खाली अभी पहला फोकस करो। क्या नाम है इसका? प्रीमियम इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंसेस। हर साल पहली एंट्री कॉमन होगी कि नहीं? हर साल पहली एंट्री कॉमन होगी, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट। अभी 2-3 मेथड भूल जाओ, नहीं है ऐसे समझो, अभी फोकस फर्स्ट पे। तो क्या एंट्री होगी बेटा? जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसको खर्चा पकड़ेंगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम, ये डेबिट हुआ हुआ क्रेडिट हो गया, राइट। फिर जब आपको पॉलिसी के पैसे मिलेंगे, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, और आया हुआ पैसा किस में बांट दो? ऑल पार्ट। बोल दो ये सबसे इजी मेथड है कि नहीं? वापस खर्चा हुआ, खर्चा पीएनएल को गया, पॉलिसी का पैसा मिल गया, पार्टनर में बांट दिया। खर्चा हुआ, खर्चा पीएनएल को भेजा, जेएलपी का पैसा मिला, पार्टनर को बांट दिया। इजी है पहली मेथड, मैक्सिमम केस में यही मेथड होती है। ठीक है, तो चलो पहली मेथड का प्रॉब्लम देखो सब लोग। वन जीरो आगे देखो, ये प्रॉब्लम देखिए, रेड व्हाइट एंड ब्लैक शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। They took a JLP 2016 of rupees 50,000। पॉलिसी अमाउंट क्या है बेटा? 50।
हर साल प्रीमियम कितना भर रहे हैं बेटा? वो 3,000 10 जून को भरते हैं। सरेंडर वैल्यू है 31 दिसंबर की, हर साल की अलग अलग होएगी। पहले साल की कितनी है? नील। बोलते आपने जितने 3,000 प्रीमियम भरे, इंश्योरेंस कंपनी 1 रुपया भी नहीं देने वाली, उनका खर्चा पकड़ लेगी। दूसरे साल के बाद सरेंडर करोगे तो 900 मिलेंगे। अब ये बढ़ते जाएगा क्योंकि आपका प्रीमियम बढ़ते जा रहा है ना। तीसरे साल कितना हो गया? 2,000। चौथे साल कितना हो जाएगा? 3,600। अब इसमें का एक पार्टनर रिटायर हो गया, कौन? ब्लैक। कब रिटायर हुआ बेटा? 2020। तो 2020 को जब वो रिटायर होगा, ये 15 अप्रैल दिया है, तो इसमें है ना, अगर बीच में रिटायर हुआ तो पिछले साल की सरेंडर वैल्यू पकड़ते हैं। सो व्हाट वाज द सरेंडर वैल्यू? 3600। प्रिपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन। क्या है बेटा? जेएलपी, नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन, यानी पहली मेथड, यानी क्या? एक्सपेंसेस जो अभी बताए ना आपको। तो मुझे बताओ बेटा, ये पहला अकाउंट है, जेएलपी प्रीमियम की एंट्री क्या बताई? पहली दो एंट्री पढ़ो आपको। जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, ये तीनों साल हो गए। 3 साल का है ना प्रॉब्लम। और दूसरी एंट्री क्या है बोलो? अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम। बोलते इसके क्रेडिट में पी&एल आएगा और डेबिट में बैंक आएगा। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? अरे लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ, बराबर है। जेएलपी प्रीमियम टू बैंक है ना, इसके डेबिट में टू बैंक। और दूसरी एंट्री क्या है हमारी? दूसरी क्या है? बैंक अकाउंट पी&एल टू है, तो इधर क्रेडिट में क्या आएगा? बाय पी&एल। राइट? ये समझा या नहीं? बोलो रे बाबा, समझा? तो यहाँ पे लिखते जाओ तारीख। बोलो तारीख क्या है उनकी? 10 जून। 10 जून है क्या? 10 जून 2000 क्या है पहले? 16 टू बैंक। हर साल कितना प्रीमियम भर रहे हैं बेटा? 3,000। इधर भी सेम तारीख, नहीं 31 तारीख, पी&एल को 31 में जाए। 31 दिसंबर 16 बाय पी&एल कितना बेटा? 3,000। अब ऐसे चारों साल लिख दो बेटा। टैली करो कैलसी पे हर साल। हाँ, 65 लोकांना काय सांगितलं कळालं का? हाँ, ऐसे। काय बेटा? 31 डिसेंबर। प्रॉब्लम मध्ये कॅलेंडर इयर दिलेला नाहीये, सॉरी फायनान्शियल इयर नाहीये, कॅलेंडर इयर. कशावरून काय आलं? व्हॅल्यू ऍट 16 17 असं म्हणून. हा, झालं बेटा?
हो गया बेटा? अब मुझे ये बताओ बेटा, ये P&L के कहाँ पे दिखेगा डेबिट में? तो यहाँ पे आप लिखोगे खाली टू JLP प्रीमियम, खत्म। अब P&L की बाकी चीजें पता नहीं है तो कुछ लिखने का नहीं, खाली इतना ही, टू JLP प्रीमियम, मतलब P&L में ऐसा दिखेगा, खत्म। इधर अभी टैली वैली मत करो, लिख के छोड़ दो। काय बेटा? हे याला सांगा कोणतरी, हा काय बोलतोय बघ. तो म्हणतोय 71-12,000 लिहू का? P&L 4 वर्षाचा एकदा बनतो का 1 वर्ष? झालं? लिहून देऊ मी, त्रास होत असेल. झालं बेटा? आता बघा, पॉलिसी का अमाउंट कब मिला बेटा? सरेंडर वैल्यू 15 अप्रैल, इधर ध्यान दो अभी, 15 अप्रैल 2020, 20 ना? तो जब पॉलिसी अमाउंट मिला तब एंट्री होती है बेटा, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक, कितना आया बेटा बोलो? 3,600, बराबर है। अब ये पैसा जो है जब वो खर्चा हो रहा था तब सबका जा रहा था, तब जो ये मिला सब में बटेगा तीनों पार्टनर में। तो तीनों पार्टनर कौन है? रेड, रेड, व्हाइट, ब्लैक। व्हाट इज द PSR? 532। तो 532 में डिवाइड कर दो, बोलो बेटा। 36 ला 532 मध्ये डिवाइड करा, 1800, हा 720। चलो बढ़िया। तो आपको एक चीज पता चल गई कि JLP का पैसा अकेले को नहीं जाता है, क्योंकि खर्चा तीनों ने किया है, तो मिलेगा भी तीनों को। लिखा? हो गया क्या हुआ है? ऐसे बंद करना। चलो अभी लिखो बेटा आगे। सबसे पहला पॉइंट लिखो, याला चेंज करून करून दाखवा नोटबुक मध्ये, या प्रॉब्लेम है। ये तो इजी था वैसे, फिर भी करो तेवढीच प्रैक्टिस। चेंज करो यहाँ पे, ऑनलाइन वाले आपको भी करना है बेटा। रेड व्हाइट ब्लैक कलर, व्हाइट ब्लैक राहू दे। PSR 221, पॉलिसी अमाउंट 1 लाख, पॉलिसी अमाउंट 1 लाख लिखा। प्रीमियम 5,000, प्रीमियम 5,000 लिखा। पहले साल 2,000, दूसरे साल 3,000, तीसरे साल 6,000। ठीक है?
करो. नाही नाही, सॉरी सॉरी, पहिला नील माझी चूक आहे. दुसरा किती बेटा? दोन. तिसरा मग सहा. करा. ऑनलाइन वाले आप भी करो बच्चा लोग.
असेट वाला केस है बेटा, देखो अभी समझ के लो, यही है ना। देखो अमाउंट सेम दिया है, बराबर है क्या, खाली लास्ट में क्या बोला है बोलो, प्रिपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन एंड ऑन सरेंडर वैल्यू बेसिस, क्योंकि रिटायरमेंट में सरेंडर वैल्यू होता है, तो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन यानी एसेट मेथड, जेएलपी यानी क्या होता है, एसेट, तो सेकंड मेथड है, ठीक है। तो अभी अब सेकंड मेथड हो या फर्स्ट मेथड हो, पहली एंट्री तो सेम होती है। तो मुझे आप बताओ कि आपका प्रीमियम अकाउंट जो है पहला वाला, वो जो है वो बनाते वक्त देखना अभी इसमें क्या होगा। अच्छा ये पॉलिसी अमाउंट है, प्रीमियम अकाउंट पूछे ही नहीं है क्या, चलो नहीं है ना, अगर प्रीमियम अकाउंट पूछते तो सेम होता, सेम होता है ना क्या, यही कंटिन्यू है, समझ के चलो सब यही है, क्योंकि प्रीमियम भी सेम ही दिया है ना मैंने। तो आप वहां पे लिख दो जेएलपी प्रीमियम अकाउंट एज अबव बोल के लिख लो आंसर में, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट अगर पूछते तो जेएलपी प्रीमियम अकाउंट एज सेम, प्रॉब्लम नंबर 7 है। ठीक है, अब एसेट अकाउंट में क्या होता है ध्यान दो सब लोग। अब 10 तारीख को 10 जून 2016 ना पहली बार आपने प्रीमियम भरा, राइट, तो आप यहाँ पे टू बैंक भी लिख सकते हो डायरेक्ट, मतलब प्रीमियम अकाउंट भी लिख सकते हो, बैंक भी, तो ये 3,000। अभी देखो यहाँ पे जो है बेटा, ये पूरा का पूरा पैसा P&L को जाएगा, क्यों जाएगा पूरा का पूरा, पहली साल की सरेंडर वैल्यू क्या है, पहले साल की सरेंडर वैल्यू क्या है बेटा, नील है। अब ध्यान से देखो दूसरे साल, 2 मिनट बाद लिख लो बेटा, दूसरे साल आपने फिर पैसा दिया, यहाँ पे जेएलपी भी लिख सकते, बैंक भी है जेएलपीपी, हाँ 3,000। अब यहाँ पे देखना 31/12/17 के दिन कुछ पैसा P&L को जाएगा और कुछ पैसा वहीं पे रह जाएगा इस एसेट में, तो बेटा कौन बोलेगा P&L में कितना जाएगा, वेरी गुड, कैसे है 2100, आपको सरेंडर 900 ही मिलने वाले हैं, तो एसेट में 900 ही रहेंगे और आपके 2100 चार्जेस बोल के चले गए, इज दिस क्लियर। तो यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन 900, तो ये हो गया 3,000, ये हो गया 3,000, हैव यू अंडरस्टैंड दिस। अब बेटा ऐसे ही अब ये 17 हो गया, 10 जून 18 को टू बैंक फिर से पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, ये राइट, और टू बैंक 3,000 आएगा बेटा। अब इस साल की सरेंडर वैल्यू क्या है, बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,000 है ना बेटा, तो इसका मतलब बाय P&L कितना जाएगा, 1,900, ये टोटल हो गई आपकी 3,900। अब आ गया बेटा चौथा साल, ध्यान दो, अब 1/1/18 या 19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बेटा 2,000, फिर प्रीमियम कितना भर रहे हो बैंक 3,000। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब बेटा यहाँ पे 3,000 भर रहे हो आप, और आपकी चौथे साल में सरेंडर वैल्यू क्या है, 3,600 है बेटा, है ना, और यहाँ पे फिर कितना जाएगा 1,400, 5,000, राइट। अभी सुनो, आपका कब सरेंडर हुआ पॉलिसी 20 को ना, अब 15 अप्रैल को क्या हुआ, 15 अप्रैल 20 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,600 आया और उतने में सरेंडर हो गया बाय बैंक 3,600, पॉलिसी खत्म, समझा क्या, ये जो वैल्यू आया उतने में ही सरेंडर हो गई ना बेटा, तो पॉलिसी सरेंडर हो गई, तो कितने रुपए मिल गए आपको 3,600। फिर से देखो ये अकाउंट शुरुआत से,
इसका लॉजिक ये है, डेबिट में आपको हर साल प्रीमियम लिखना है, टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक। इस साल नहीं था क्योंकि सरेंडर हो गई। फिर क्या, क्रेडिट में जितना आप क्या की सरेंडर कर रहे हो वो छोड़ के पी एंड एल। इस साल कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है, 3 का 3 पी एंड एल। इस साल सरेंडर वैल्यू कितनी थी बेटा? 900। 900 थी तो पी एंड एल में कितना गया? 2100। अब वो 900 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गए, तो आपके इंश्योरेंस कंपनी के पास 3,900 जमा हो गए, और वो देने वाले कितने हैं? अगर अभी छोड़ते हो तो 2,000, तो पी एंड एल में कितने जाएंगे? 1,900। अब नेक्स्ट ईयर देने वाले कितने थे? 2,000, फिर आप 3 दे दिए, कितना हो गया? 5। अगर अभी सरेंडर करते हो तो कितने मिलने वाले हैं? 3,600। खर्चा कितना हो गया? 1,400। अब नेक्स्ट ईयर आपने बीच में ही सरेंडर कर दिया, तो जो आपकी सरेंडर वैल्यू उतने रुपए मिल जाएगी। कितनी सरेंडर वैल्यू है? उतनी मिलेगी। अब इसका लॉजिक क्या है? आपकी सरेंडर वैल्यू के उतने आंसर आना चाहिए। अगर एक भी गलती हुई तो आएगा क्या बेटा? यहाँ पे समझो मेरा आंसर 3400 आता, तो इधर 3400 लिख के अपना काम बनता क्या? तो जो लास्ट की सरेंडर वैल्यू है वो मैच होनी चाहिए। ठीक, लिख लो। तो हम लोग टू बैंक लिख रहे हैं ना, इसकी जगह जेएलपी प्रीमियम आना चाहिए, है कि नहीं? यानी इंस्टीट्यूट ने बैंक दिया है, मुझे नहीं पता क्यों, पर तू जेएलपी प्रीमियम लिख। ठीक है, एक काम कर। नहीं आता। हो गया बेटा? पीएनएल अकाउंट तो चिल्लर है, पीएनएल में क्या आएगा? जेएलपी, 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 और अपने को प्रॉफिट जो कि जो भी है। अच्छा, यहां तक हो गया क्या? बोलो, जाने दो। नहीं होगा? पीएनएल बना लो ना। पीएनएल में क्या आएगा? यहाँ पे बाय पीएनएल है कि नहीं? तो पीएनएल के डेबिट में।
टू जेएलपी टू जेएलपी टू जेएलपी जेएलपी खत्म। हमको मेथड कैसे पता चलती है, क्योंकि प्रॉब्लम में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। रिटायरमेंट में एक एंट्री आएगी जेएलपी की, सिर्फ 2 मार्क की। तो आपको प्रॉब्लम में कैसे समझना है मेथड कौन सी है। जेएलपी के बारे में डिस्क्रिप्शन है, पर बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं दिया है, तो इट्स अ फर्स्ट मेथड। उसको खर्चा पकड़ रहे थे, और एसेट साइड में जेएलपी दिखा तो सेकंड मेथड, और लायबिलिटी साइड में जेएलपी रिजर्व दिख गया तो थर्ड मेथड। ठीक है, हो गया बेटा। चलो, अभी है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। रिटायरमेंट का पूरा प्रॉब्लम विद कंसिडरिंग जेएलपी पार्ट, यही है बेटा, यही है ना। हाँ, पीएनएल काय दाखवू मी, बघ सुंदर दिसतो एकदम। अरे गाढवा, टू जेएलपी चारदा, 3-3 हजार, 3-3 हजार। आणि क्रेडिटला तुमचं नाव, आडनाव, गावाचं नाव आणि मोबाईल नंबर। हाँ हाँ, अमाउंट बदला है, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अमाउंट जो है पीएनएल को, वो लिखते समय 3,000, 2,100, 1,900 और 1,400। यस, वेरी गुड। जितना उस अकाउंट में पीएनएल था उतना इधर, राइट। चलो, बोल बोल रंजना, काय डाउट है। पीएनएल क्रेडिटला काहीच येणार नाही बेटा। पीएनएल क्रेडिट का नाही येणार, क्योंकि आता आपण फक्त ते पीएनएल ला ट्रान्सफर करतोय, पीएनएल चं बाकी काहीच माहित नाही। क्रेडिटला काहीच नाही, मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये पण बघ ना, क्रेडिटला काहीच नाही, कुठे गेला तो, हे एवढंच लिहिलं होतं, राइट। चलो, आणखी काही वेगळा डाउट है तो बोल बेटा। अभी देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम पूरा समझ के लेना है अच्छे से। जेएलपी का ही सॉल्व करना है इसमें, फिर पार्टनरशिप का होगा। कंप्लीट प्रॉब्लम है, कोशिश करते हैं समझ में आए, ना आए तो मैं हूं ना। देखो अभी, ABC are the partnership sharing profit and losses in the ratio 5:3. Balance sheet of the firm on 31st December as follows। यहाँ पे जेएलपी एसेट में दिखा गया, बोलो विच मेथड इज सेकंड, बराबर है। इधर उसके साथ जेएलपी रिजर्व भी दिख लेता था थर्ड, कुछ भी नहीं दिखता और जेएलपी की एडजस्टमेंट आती फर्स्ट, राइट। बाकी प्रॉब्लम, अच्छा जेएलपी आके बहुत टेंशन आ गया तो बाकी तो प्रॉब्लम रिटायरमेंट का ही है, उतना टेंशन नहीं लेने का। For 1120, A wants to retire, B and C agreed to share 2:1। चलो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालो। आता है की नहीं गेनिंग सॅक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो लिहायचा, न्यू रेशियो लिहायचा, डिफरन्स काढायचा। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, डिफरन्स रेशियो, ऐसे। 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशियो क्या है बेटा, 2:1। ए रिटायर हो रहा है ना, नो डाउट। हु विल सैक्रिफाइस बेटा, ए।
जितना था वो पूरा का पूरा सेक्रीफाइस। यहाँ जीरो है ना बेटा, तो कम हो गया पूरा का पूरा। अभी बी एंड सी का बोलो गेनिंग। 11/30 आणि 4/30। वेरी गुड बेटा। जिनका गेन होता है उनका अकाउंट क्या होता है बेटा? डेबिट। बोलते इसकी एंट्री क्या होगी? बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। यहां तक क्लियर है बेटा? जब एंट्री करेंगे तब। पहले लाइन का मीनिंग समझ गया तो देख लो। इसको पुराना मिल रहा था 5/10, छोड़ के चला गया, पूरा का पूरा लॉस। वडापाव खात होते, अर्धा याचा होता, हा म्हणतोय पोट दुखते, मी जातो, याला काहीच मिळालं नाही, तर त्याने सगळा वडापाव तुम्हाला देऊन टाकला। मग मिळालेला वडापाव या दोघांनी खाल्ला या रेशो मध्ये। मग यांना पहिले मिळत होता वडापाव 30%, याला 20%, आता 66.67%, म्हणजे 2/3, आणि 33.33। याला थोडाच फायदा झाला, याला फार जास्त झाला, म्हणून उत्तर आला 11/30 आणि 4/30। ठीक है, इसका यूज किसके लिए करते हैं? गुडविल, राइट। चलो आगे। Joint life policy taken on 11/2004 for ₹1 lakh, सरेंडर वैल्यू इज 25,000। बेटा आपके बैलेंस शीट में वैल्यू 20 है और आपको मिलने वाली कितनी है बेटा? 25। तो 5,000 फायदा हुआ कि नहीं बेटा? रहेगा याद ये? तो ये 5,000 आपको जेएलपी में क्या हुआ है? फायदा हुआ है। आगे, फॉर द पर्पज एज रिटायरमेंट गुडविल वॉज रेज 1 लाख। चलो गुडविल का एंट्री बोलो, अभी जो बताया वो। गुडविल का एंट्री कौन बोलेगा भाई लोग? अभी बोलो ना, कौन रिटायर हो रहा है? अभी बताया ना। तो किसका डेबिट होगा? बी। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। वो बिजनेस का गुडविल है बेटा। इसका कितना आएगा बोलो? 9 राजा। 11:4। नहीं, 11:4 में अभी यहाँ पे एक दिक्कत है देखो। अच्छा बराबर है, 50 का एंट्री है आपका। बोलो कितना होगा? याचे 50 आहेत, राइट। हाँ हाँ, मग बी ला किती बोला? बोलो। 36,667 और 13,333। ओके, त्यांनी इन्स्टिट्यूटने काय केलं, यासोबत रिव्हॅल्युएशनला पण घुसून टाकला, म्हणजे गुडविल सोबत। चालेल, काय वेगळी एंट्री बिंग। हे बरोबर काढले ना बेटा? 11:4 मध्ये केलं। हा, बिंग
डन हो गया बेटा। अभी आगे पढ़ो। सन्ड्री फिक्स असेट रिवैल्यूड 110। अभी यहाँ पे इन्होंने प्रॉब्लम में नेसेसरी जर्नल एंट्री बोली है, तो हमको डायरेक्ट रिवैल्यूएशन रफ में बनाना पड़ेगा, बोल तो प्लस माइनस। तो बोलो बेटा अभी फिक्स असेट की वैल्यू 110 करने को बोला है। हाँ, लेकिन आगे चल के क्या बोला है, बट बी एंड सी डिड नॉट प्रिपेयर टू शो द इंक्रीज इन एसेट इन द बैलेंस शीट। अब लोचा हो गया मेमोरेंडम। तो 110 करना है। अभी यहाँ पे कैलकुलेशन देखना सब लोग। यहाँ पे आपका एसेट दो मेथड से हो सकता है। आप बोलो किस मेथड से सॉल्व करो, इजी या डिफिकल्ट? इजी मेथड, चलो जाने दो। अब यहाँ पे हम बना नहीं रहे तो इजी मेथड देखिए, डायरेक्टली कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे हम लोग। देखना, मुझे बताओ बेटा, गुडविल कुछ भी नहीं था, 1 लाख है। देखना है जरा प्रॉपरली। सन्ड्री फिक्स एसेट 80 थे, 10 बढ़ गए। जेएलपी की वैल्यू और मिलने वाले कितने हैं? 5 ज्यादा है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 135। अभी एक्चुअल में ये ज्यादा अच्छा हो गया बिजनेस के लिए। कैसे देखो, अब ये 135 है, यहाँ पे लिख दिया 135। अब इसमें ए का जो शेयर है, ध्यान से देखना, ये प्रॉब्लम ही थोड़ा अलग टाइप से। 67,500 है इसमें, बराबर है। अब आगे चलते हैं, इनका बैलेंस शीट में क्या सिचुएशन है देखो। अभी मुझे बताओ बेटा, बैलेंस शीट में फिलहाल एसेट की टोटल कितनी है? 190, राइट। और फिलहाल लाइबिलिटीज कितनी? आउटसाइड लाइबिलिटीज 17,000 है, राइट। और ये बोलो बैलेंस शीट की टोटल 190 है। और उसके अलावा आपके नए बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटी बदलने को नहीं बोला है, राइट। नए बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस जो है, एक सेकंड, काय अरे हे झेपत नाही म्हणत नाहीये, यात करावं लागणार आहे तसं। हा, 2च मिनिट थांब। का नाही करावं, का करावं लागेल? मेमोरेंडम पण आहे, व्हॅल्यू पण बदलायच नाही, रिटायरमेंट पण आहे, म्हणून नंतर दाखवतो करो। उसके बाद आपके प्रॉब्लम में क्या बोला है इन्होंने, इनको कुछ भी करके बैंक बैलेंस कितना चाहिए, तो आपको 190 में और आपके बैलेंस शीट में बैंक 15 से बढ़ना पड़ेगा। तो आपके बैलेंस शीट की टोटल कितनी हो जाएगी बेटा एसेट साइड की? 2,05,000 होगी, राइट। थोड़ा हटके प्रॉब्लम है, लेस लाइबिलिटीज कितने रहेंगे? बोलो आउटसाइड लाइबिलिटी कौन सी है? बैंक लोन है। कितना है बैंक लोन? 40। उसके बाद क्रेडिटर्स कितने है बेटा? 30। उसके अलावा जो भी अमाउंट ए को देना निकलेगा वो, जो भी नहीं पता, राइट। और जो बचेगा वो कैपिटल रहेगा बी और सी का, राइट। अभी मुझे ये बताओ कि आपको ये पहले समझा क्या बस 67,500? तो हमने जो 67,500 की एंट्री की, अब इसकी डिफिकल्ट मेथड भी बता देता हूं, इजी भी, आपको जो करना है कर लेना। अभी इसको डायरेक्टली आप लोग, आपने एंट्री की हुई है, राइट। बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, डीज कैपिटल, राइट। एज कैपिटल, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। शॉर्टकट क्यों किया वो भी बताऊंगा, फिर लॉन्ग कट से भी सिखाता हूं। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ओवरऑल ए का प्रॉफिट 67,500 है, अभी 2 मिनट पहले निकाला। उसमें गुडविल भी पकड़ लिया, एसेट में। आपको पता है क्या मेमोरेंडम में क्या होता है? पहले बढ़ाते हैं फिर कम करते हैं। अभी एडमिशन में जब मेमोरेंडम आता था, ध्यान से याद करो, एडमिशन में जब मेमोरेंडम आता था तो उस समय में क्या होता था, पहले जो भी प्रॉफिट आया वो तीनों शेयर करते थे, लॉस प्रॉफिट जो भी है।
दोनों करते थे और बाद में उसी को फिर से 3 में डिवाइड करते थे। अब यहाँ पे उल्टा, पहले जो प्रॉफिट लॉस आया वो तीनों में और फिर बाद में दोनों में। तो उतनी झंझट ना करते हुए आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ वो निकाल लिया हमने। कैसे निकाला? गुड बिजनेस का निकाला। तो बिजनेस के में अचानक गुडविल जो बैलेंस शीट में नहीं था वो आ गया, यानी कितने का गुडविल है? 1 लाख। जेएलपी कितने से भरी? 5,000। और बेटा फिक्स एसेट कितने से बढ़ा? तो ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ? अब वो पूरा प्रॉफिट भी गेनिंग सैक्रिफाइस में जाएगा अल्टीमेटली। तो अपन ने वो शॉर्टकट कर दिया कि प्रॉफिट निकाला बिजनेस का और गेनिंग सैक्रिफाइस में डिवाइड कर दिया। तो आपका प्रॉफिट 67,500 एक का आया हुआ, समझा क्या? ये वर्किंग नोट ये वाली रे बाबा, ये समझी 135 एंड 67। अभी इनको किस रेशियो में डिवाइड करोगे? 11:4। बोलो 49,500 और 80 18,000। ठीक है, अब ये जेएलपी का विषय खत्म हो गया। अब इसके बाद सुनो, द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, आपको ए को पैसा देना है, राइट? उसको पैसा कितना देने का कबूल हुआ है जरा पढ़ो। देखिए यहाँ पे ऑन 1/1 ए वांट टू रिटायर बी एंड सी 2:1, जेएलपी हो गया है, सरेंडर वैल्यू दी हुई है फॉर द पर्पज एज रिटायरमेंट, गुडविल इज रेज 1 लाख, फिक्स एसेट 1। इस सेंटेंस के कारण लोचा हो गया। कौन सा? बट बी एंड सी प्रेफर शो डज नॉट, डिड नॉट, ये नॉट शब्द नहीं आया, आ गया, इसके कारण लोचा हो गया। अगर तो नॉर्मल प्रॉब्लम होता। ऑल्सो एग्रीड टू दे ब्रिंग द नेसेसरी कैश, बोलो, टू डिस्चार्ज 50% ऑफ एज क्लेम। अब मुझे बताओ ए को देना कितना है? बैलेंस शीट में कैपिटल कितना है? लो कैलसी पे 50 है, प्लस 50 हो गया बेटा ए का। अब ए को जो अमाउंट देना है अपने को 50 वो, और अभी कितना आया ये वाला प्रॉफिट? 67,500। करो ऐड। 1,17,500। उसमें से वो कितना देने वाले हैं? आधा। आधा देने वाले हैं, बोल तो कितना? बोल दो बचा हुआ एज लोन में जाएगा। एग्री? कौन बोलेगा एंट्री ए को पैसा देना है? बोलो। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल 1,17,500। कैसे आया? ओरिजिनल कैपिटल 50 प्लस अभी के ऊपर के, हाँ 2, उसको आधा पैसा देना है। बोलो बोलो कैश ऑब्लिक बैंक कितना दो? 58,752 एज लोन। बोलो 58,750। लिखो ये एंट्री। जड़ जाते है थोड़ा, है ना? हाँ या वैल्यू, हाँ कट करके खाली ये वाला लिख दो बस। एंट्री तो लिखी थी ना, ये ज्यादा इझी आहे आणि अकाउंट तयार केलं तर फार मोठं जाईल प्रॉब्लेम। तुमची इच्छा असेल तर करतो, मला काहीच प्रॉब्लेम। मेमोरेंडम बनवावं लागेल, पहिले तिघांमध्ये वाटायचं मग दोघांमध्ये, मग त्यात 2 एंट्री होतील, मग त्यांची डिफरन्स एंट्री हीच आहे। हाँ याचं ना लिहा। पहले एंट्री का नरेशन लिखो। पहले एंट्री का नरेशन, बीइंग शेयर ऑफ मेमोरेंडम प्रॉफिट and goodwill in gaining sacrificing ratio, in gaining sacrificing ratio, gaining sacrificing ratio लिखा। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट लो। आगे लिखो बेटा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 117,500 टू बीस, सॉरी, टू कैश ऑब्लिक बैंक
टू एज लोन। हो गया बेटा। बीइंग 50% out of total payable to A, being 50% out of total payable to A, being 50% out of total payable to A, being 50% out of total payable to A, given in cash, balance transfer to loan. Balance transfer to loan. Right? अब देखो बेटा, फिर कैलसी पे एक चीज ले लो। अभी बी एंड सी कैपिटल लाने वाले, कैश। कैश लगने वाली है कि नहीं बिजनेस में? अब कैसे कितनी लगेगी देखो, यहाँ पे देखिए, ये आपकी नई बैलेंस शीट ऐसी बनने वाली है कि नहीं? कैसे देखो, टोटल एसेट है वैसे लिखने वाले हो, क्योंकि उनको वैल्यू चेंज नहीं चाहिए। उसमें क्या बढ़ने वाला है? कितने से? 15। तो ये हो गया 2,05,000। राइट। उसके बाद बैंक लोन जो है वो 40 है, क्रेडिटर्स 30, और टोटल बैलेंस शीट में एज लोन कितना दिखेगा? अभी जो लिखा ना अपने एंट्री में 60, 58, 750। अब बताओ कैपिटल, अभी ये बचा हुआ बैलेंस कैपिटल रहेगा कि नहीं? बैलेंस ऑफ बी एंड सी बैलेंस शीट में वही बचा ना, बोलो कितना आएगा? 76। इसको इसमें से माइनस करो, 76,250। राइट। बी एंड सी में डिवाइड कर दो, 2:1। 2:1 में डिवाइड करो। बोल दो फ्यूचर के बैलेंस शीट में ये अमाउंट रहेगा। हाँ, 50,833, 50,833। हाँ, 25,417। 25,417। सर ये क्यों निकाला? तो वो कैश के लिए, कैश कितनी लाएंगे उसके लिए लिखा आपने, 50,833 और 25,417। ये लिख लो, लिखा वर्किंग नोट। बैलेंस शीट नहीं बनाना है, खाली ये वर्किंग नोट है। बैलेंस शीट पूछे ही नहीं है। ये क्यों बनाया? तो अभी ए और बी, सॉरी, बी एंड सी को क्या लाना है? कैश, तो वो निकालने के लिए। कोई भी बोलो कैश कितनी चाहिए, कैश कितनी चाहिए, दिमाग लगाओ। अच्छा पहले लिख दो फिर दिमाग लगाते, पहले लिख दो फिर दिमाग लगाते, कैश कितनी चाहिए। कोई बोलेगा कैश कितनी लगने वाली है, कैश कितनी लगेगी?
कैश कितनी लगेगी बिजनेस में? कैश बैलेंस कितना है बोलो बेटा? 10 है। उसको उनको 25 करना है तो कितने की जरूरत थी तब? 15। और इसको कितना देना है? अरे एंट्री देखो ना, ऊपर की है ना एंट्री, 58,750 ची केली का नाही एंट्री? तर आपल्याला किती कॅशची गरज आहे बोलो? 73,750। परत बघा, तुमच्या प्रॉब्लेम मध्ये बैलेंस शीट, आपके प्रॉब्लम में बैलेंस शीट में बैंक कितना है? 10। पर उनको वो कितना चाहिए? 25 चाहिए। तो कितने रुपए की जरूरत है बेटा? 15। ये क्लियर है? और प्लस इस भाई को 58,750 देना है, तो टोटल कैश की जरूरत कितनी है? हाँ ना, वही बोल रहा है ना, फिर कितने की जरूरत है? 73,750 इज राइट? 73,750 इज राइट और रॉन्ग? राइट? नहीं समझा अभी भी? बेटा बैंक बैलेंस पड़ा है 10, उसको करना है 25, तो कितने रुपए चाहिए? 15। और प्लस अभी इसको बांटने हैं 58,750, तो टोटल कितने चाहिए? 73,750 लिखो। बैंक बैंक अकाउंट डेबिट 73,750, 73,750 टू, ये पैसा लाएगा कौन? बी एंड सी। लिखो टू बीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। अब ये पैसा लाएंगे कैसे? कितना कितना लाएंगे, कौन बता सकता है? नहीं, रॉन्ग। अब बोलो लाएगा कैसे, कितना लाएगा? कि कोई भी बताओ क्लास में कितना कितना रुपए लाएगा? बी कितना लाएगा, सी कितना लाएगा? लगाओ दिमाग, नहीं तो मैं आंसर बोलता हूँ, ये कैसा है वो बताओ उल्टा, पर वो अच्छा नहीं है। बोलो। अरे बहुत इजी है मेरे भाई, लगाओ दिमाग लगाओ। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं। सबसे इजी आंसर है। आधा आधा दो, पैसा खत्म करो, बैच छोड़ो आणि आम्हाला जेव द्या। बोला बेटा। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? वेरी गुड बेटा, कैसे निकाला बोल? वेरी गुड। हाँ, ये किसका अमाउंट आया? बी का आया, बी का आया, और सी का, सॉरी, बी का आ गया और सी का? -30,000 इकडे येणार ना बॅलन्स 30। चलो देखो बेटा, अभी कर ले हम। देखो, मुझे इसका बैलेंस कितना मेंटेन करना है बेटा? नहीं 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 नहीं, इसका लास्ट बैलेंस 50,833 है कि नहीं? एक मिनट, कैलसी पे मैं अकाउंट करके बताता हूँ आपको। इधर ध्यान दो। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? 50,000। नहीं, बी एंड सी का 40 और 30 है बेटा, दिखा सबको? फिर मैंने नया बैलेंस निकाल दिया, 50,833,25,417। एग्री?
पहले एंट्री में इनका अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, बोलो कितने से डेबिट हुआ, कितना, 49,518, बस टोटल करो, बोलो बेटा कितना आ रहा है बैलेंस बता दो, और कुछ रहे, 60,333, हाँ 13,417, इतनी बैंक से पैसा देंगे वो, राइट। तो ये बैलेंस मेंटेन होगा कि नहीं, नेसेसरी कैश यानी जितनी लगेगी उतनी। अच्छा अब जादू देखो ना, इसकी टोटल इज इक्वल टू 73,750 होना चाहिए, ये जो कैश ला रहे हैं इसकी टोटल इज इक्वल टू 73,750 हो रही है या नहीं, देखो हो रही है, हाँ लिखो फिर, टू बीस कैपिटल 60,333, सीज कैपिटल 13,477, जो भी है मुझे नहीं पता, 13,417, being necessary cash brought by continuing partner। टफ था ना, छोटा था पर प्रॉब्लम। ये अकाउंट बना लो बेटा, बाद में मेरा दिमाग खाओगे दिसंबर में। काय बेटा, हाँ एंट्री काय होती, हाँ एंट्री नाहीच लिहिली का काहीच, हीच आहे ना बेटा, अच्छा हे नाही आहे ना, हाँ हीच आहे, नाही हीच आहे ते, बैंक डेबिट फक्त अमाउंट ली, हाँ to B 60,333 to C 13,477 being necessary cash brought by partner। ये वर्किंग नोट लिख लो बेटा, नहीं तो नहीं आएगा। इनका ओपनिंग कैपिटल 40,30 था, क्लोजिंग मैंने निकाला 50,833, और आपको हिंट दे रहा था मैं क्लोजिंग क्यों निकाल रहा हूं, 25,417, तो जितना बैलेंस चाहिए उतना वो कैश लाएंगे बाय बैंक, खत्म। डन भाई लोग, मजा आया क्या, मजा आया नहीं आया, बाउंस गया, थोड़ा अच्छा था। जेएलपी समझा के जाने दो, इसको एक बुरा ख्वाब समझ के छोड़ दो। हाँ बेटा, म्हणजे अच्छा हाँ, हाँ बोलते लिहा ना, त्याचंही थोड्या वरच, हाँ आता रेशो का दाखवू का नको, का दिसेल, हा गुडविल कधीच दिसत नाही, आणि त्यांनी तर म्हटलंय नवीन व्हॅल्यूज काही बॅलन्स शीट मध्ये दाखवू नका, चेंज करू नका, म्हणून तर एवढा लोचा झाला। चेंज करा म्हटलं तर डायरेक्ट पहिली एंट्री गुडविलची, दुसरी एंट्री रिव्हॅल्युएशनची, तिसरी एंट्री रिव्हॅल्युएशन प्रॉफिट ट्रान्सफर, संपला प्रॉब्लेम। हा इन्स्टिट्यूटचा प्रॉब्लेम आहे ना, आपला 11वी 12वीच का टफ आलं की म्हणायचं नाही येत, घाबरू नका। अं? चलो धन्यवाद, मजा आ गया, आई होप यू लाइक दिस। कल 3 घंटे ले लेंगे, मैम कल आने वाले एक नहीं पता नहीं मुझे, कल क्या तारीख है बेटा, 23 है, नहीं शायद कल मैं ही रहूंगा, कल अपना 10:30 बजे रेगुलर टाइम, हाँ सगळंच एक्सप्लेन करू का, सबस्क्रिप्शन का अवघड गेला,
अ? हाँ हाँ, फर्स्ट वाला बेटा। हाँ मस्त। किया कि नहीं? नहीं आया आपको? चलो कल एक्सप्लेन कर देता हूँ, चले। सब आने के बाद करते हैं। हो रे, एक्सप्लेनच करून दाखवतो ना। हाँ बेटा, कॅपिटल कोणता एक्सप्लेन करू बेटा? सर बी सी, रंजना कोणता पार्ट बेटा? कॅपिटल। अच्छा बेटा इकडे लक्ष दे, त्यांना नवीन बॅलन्स शीट मध्ये हा कॅपिटल पाहिजे. म्हणजे कोणताही कॅपिटल अकाउंटचा ओपनिंग बॅलन्स इथं लिहितात बेटा, बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन, आणि क्लोजिंग बॅलन्स इथं लिहितात. आपल्याला दोन्ही माहिती आहेत. ओपनिंग किती होता बेटा बोला यांचा बॅलन्स शीट बघून? 40 आणि 30, राईट. आणि क्लोजिंग आपण शोधून काढला वर्किंग नोट मध्ये, की काही करून एवढा पाहिजे, 50, 833, 25, 417. आता प्रॉब्लेम मध्ये जी फर्स्ट एंट्री आली याच्यामुळे, त्यामुळे या दोघांचे अकाउंट काय झाले बेटा? डेबिट झाले. तर मी डेबिटला लिहिलं दोघांच्या अकाउंटच्या. एकाचा डेबिट झाला 49,500, दुसऱ्याचा 18,000. मग यांची टोटल केली, जो बॅलन्सिंग फिगर आला तेवढी रुपये यांना आणावे लागतील, त्याला बँक म्हणतात. बोल काय काय प्रॉब्लेम आहे आता? लिह बेटा लगेच चॅट बॉक्स मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे. बॅलन्स मॅच होत नाही कोणता बेटा? बॅलन्स काढणार, मॅच कसा होणार? तो काढायचा आहे. बोल किती आला याचा? 60,333. आणि याचा 1413 417. कस काय मॅच होत नाही? यांची टोटल बघ ना. अरे बाळा 60 नाहीये, 50 नाहीये, 60 येतो. टोटल 1,00,000 समथिंग येते ती. तुझी टोटल चुकली आहे. 1,03,33 आहे, त्यातून 40 गेलेत. अरे 1,00,000 आहे, मला भावना समजतो. आता बोल. समजलं, धन्यवाद.